दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में इस समय 98 शहर भारत में। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें धूल का उठता गुबार लग रहा है जैसे कोई बड़ा अंधकार लेकर आ रहा हो। देवप्रयाग जहां गंगा बहती है, वहीं पीने के पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। सैकड़ों ग्रामीण हाथों में मशाल लेकर रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज माने एनर्जी। भैया इस बार आपके मजे कम होने वाले हैं क्योंकि इंडिया में जो मॉनसून के बादल छाए हुए थे ना, वो भैया कम होने लग रहे हैं। सैटेलाइट ये दिखा रही है कि वो अचानक से गायब हो गए। अब इसका रीजन हम मान के चल रहे थे कि इस बार एल निनो आएगा और 92% ऑफ एवरेज रेनफॉल होगी, लेकिन भैया खतरनाक हो गया। अब यूएसए की ओशियन डिपार्टमेंट की न्यूज आई है कि भैया ये एल निनो नहीं सुपर एल निनो बनने लग रहा है। और अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो IMD ने नया डाटा निकाला है ना, उसके हिसाब से इंडिया में इस बार केवल 60% ऑफ एवरेज रेनफॉल होगी। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो सकती है कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने भैया ICAR के साथ साथ इंडिया के और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए बोल दिया है कि इस कम बारिश से हमारी कौन कौन सी क्रॉप डिस्टर्ब होंगी और खरीफ सीजन आने से पहले हम और कौन कौन सी अलग क्रॉप उगा सकते हैं इस कम बारिश में। और ये भी बोला है कि इस एल निनो की वजह से हमें दूसरी कंट्री से कौन कौन सा राशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में इस समय 98 शहर भारत में। सोचिए, पूरा देश आग के गोले में बदल गया। मामला सिर्फ टेम्परेचर का नहीं है, ये हमारे शहर की सांस, बच्चों का भविष्य, आम आदमी की जिंदगी, रोजगार, सबको प्रभावित कर रहा है। भारत हर साल ये हीट कैपिटल क्यों बनता जाता है? सोच के देखिए ना, प्रयागराज से लेकर लखनऊ, मेरठ, चंडीगढ़, दिल्ली, तमाम सब जगह टेम्परेचर 44-45 डिग्री को छू रहा है। लगातार लू चल रही है और WMO जो है वो उसका कहना है कि एल निनो के असर से ये हो रहा है। लेकिन एल निनो का असर तो पूरी दुनिया में लगभग बहुत बड़े हिस्से में होता है। फिर दुनिया के 100 गर्म शहरों में से 98 भारत में ही क्यों? टेम्परेचर बढ़ने के पीछे दूसरे कारण भी बताए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव जो है और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, फ्रीक्वेंट हो चुकी है। एल निनो पैसिफिक से आता है और उसका असर होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही एकमात्र कारण है? कुछ लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कहते हैं, जो कि दरअसल नीतियों का सवाल है। जब सब जगह पेड़ों की जगह कंक्रीट होगा, जब ग्लास बिल्डिंग बनेगी, एसी बाहर लगातार गर्म हवा छोड़ेंगे, गाड़ियां गर्म हवा छोड़ेंगी, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जल संकट की भी बात की जाती है। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर जो है नीचे चला गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये कारण है हमारी नीतियां। ये गर्मी जो है वो गलत नीति से सब जगह है। असली जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता। जंगल वह है जो धरती को ठंडा रखता है, पानी को रोकता है। उसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसमें पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्क में 4 पौधे लगा दिए वह जंगल हो जाएगा। लेकिन 2001 से जंगल की परिभाषा बदल दी गई। अब ऐसी जमीन जहां सिर्फ 10% ट्री कवर हो, उसे भी फॉरेस्ट माना जाता है। यानी कि कोई गार्डन है, कोई प्लांटेशन है, कोई कमर्शियल ट्री कवर है, उन सबको कागज पे कह दिया जाता है जंगल है, क्योंकि ये दुनिया को बताने में अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है। और ये मामला एक सरकार का नहीं, सभी सरकारों में लगातार ऐसा देखने को मिलता है। 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आता है। इसके बाद कहीं डीम्ड फॉरेस्ट जो थे, यानी कि जो जंगल कागज पर नहीं थे लेकिन असलियत में थे, उनको जो लीगल सेफ्टी थी, उनकी जो कानूनी सुरक्षा थी, उसे बंद कर दिया गया। आदिवासी कम्युनिटीज जो थी, वहां उनके इलाकों में लगातार पीढ़ियों से लोग जंगल के साथ जीते आ रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं। इस हीट इम्पैक्ट को सोचिए कि हीट इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। इसे देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये सबको असर डालता है, किन किन समूहों पर ये बहुत ज्यादा असर डालता है, देखने की जरूरत है। आम जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, आउटडोर वर्कर्स के बारे में सोचिए। आप ऑर्डर करते हैं और आपको 15 मिनट में किसी ब्लिंकिट से सामान चाहिए होता है, वह इसी धूप में निकल कर आता है, हेलमेट पहनकर, 45 डिग्री का टेम्परेचर। इसलिए और कुछ नहीं कर सकते तो 2-3 चीजें कीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कम से कम धूप में निकलें। कोई गर्मियां आ रही हैं, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और 1-2 बजे का दोपहर का समय है और बच्चे ऐसे चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अचानक हीट स्ट्रोक हुआ, वहीं गिर गया। पक्षी उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते आसमान से अचानक गिर जाते हैं। सड़कों का जो डामर है, ये जो एस्फाल्ट, ये पिघला हुआ है। जो गरीब लोग बाहर का ही काम करते हैं, वो चल भी रहे हैं तो उनकी चप्पलें डामर में चिमक रही हैं। जब रात में 12, 2, 3 बजे भी लू ही चल रही होगी, ये हिस्सा जो है हमारी मशीन का, ये विक्षिप्त हो जाना है। हम सिर्फ मरने नहीं वाले, हम पागल होने वाले हैं। तो एक तपती सड़क है जिस पर डामर पिघल चुका है और उस पर पागल लोग दौड़ रहे हैं अपने कपड़े फाड़ते हुए। 5, 10, 20 मिनट तक दौड़ते हैं और फिर मर के गिर जाते हैं।
ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए। आप जो साधारण खाना खा रहे होगे ना, वही आपको कैंसर दे रहा होगा। कैंसर के मामले 5 से 10 गुना बढ़ने वाले हैं। आज हीट स्ट्रोक मोहल्ले में उस घर में हुआ है, कल उस घर में हुआ है, परसों उस घर में हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन एक ही घर के 5 लोगों को एक साथ हीट स्ट्रोक हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है, अगर वो एक ही जगह पर एक साथ हो जाए तो आप कहोगे प्रलय के लिए दूसरा नाम नहीं चाहिए, यही प्रलय है। भारत में 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है और इस 25 लाख में से 10 लाख लोगों की अकाल मौत एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन के कारण हो रही है। इसका मूल कारण है पोल्यूशन और पोल्यूशन का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें धूल का उठता गुबार लग रहा है जैसे कोई बड़ा अंधकार लेकर आ रहा हो, यह अंधकार की जो घटना है हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के बड़े शहरों में, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, इस तरह के शहरों में एक आतंक की साए की तरह फैलती हुई दिखाई दी। लोगों को लगा कि एक बार के लिए कोई फिल्म का सीन है या एआई जनित वीडियो है, लेकिन राजस्थान की गर्मियों में होने वाली ये सच्चाई है। ज्योग्राफिकल रीजन है कि राजस्थान में थार का डेजर्ट है और गर्मी के समय रेत की आंधियां चलती हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो आंधी के अंदर उड़ती धूल है, ये कितने क्विंटल्स में, कितने टन्स में होगी। और जब ये धूल जाकर के किसी सड़क पर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी छत पर, चलती राह में गाड़ियों के सामने शीशे पर आकर गिरेगी तो इसके मायने क्या होंगे। ये जो घटना देखने में दर्शनीय लग रही है, इसका विकराल रूप कितना घातक होता है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि उस दौर में जिस समय ये अचानक आकर जमीन पर टकराती है, राह चलती गाड़ियों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता और तमाम एक्सीडेंट हाथों हाथ होते हैं। समझिए कि यह धूल जब उड़ते हुए तार के खंभों से टकराती है, उस समय कितनी लाइट एक साथ उस पूरे क्षेत्र से गायब हो जाती है। ये तमाम वो दिक्कतें हैं जिनकी बातें फिल्मों के बाद निकलकर जब धरातल पर आती हैं तो बड़ा सवाल बनती है कि क्या यह क्लाइमेट चेंज का कारण है या राजस्थान की नेचुरल आदत। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के समय पर राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई एक बड़ा मुद्दा रहा है और पेड़ों की कटाई थार के मरुस्थल के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। कहा गया है कि थार के मरुस्थल में लगे हुए जोजड़ी के जो पेड़ हैं, अगर वो कट गए तो इस तरह की जो आंधियां हैं ये आए दिन की हकीकत बन जाएंगी। आज राजस्थान जहां एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रीको के द्वारा किए जा रहे कामों में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी हकीकत जिससे लड़ते हुए कभी डेजर्ट ना बढ़े उसके लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज माने एनर्जी। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एनर्जी अब कुछ भी करेगी। वो अधिक बारिश कर सकती है और कम बारिश कर सकती है। वो भारी तापमान बढ़ाएगी और भारी अंधड़ लेकर के आएगी। एकाएक अंधड़ आएगा और ऐसा अंधड़ जैसा आपने अपने जीवन में देखा नहीं। और झेलने के लिए आपका घर भी डिज़ाइन नहीं है, उसके लिए तो एयरक्राफ्ट डिज़ाइंड ही नहीं है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स है, ये आसमान से पट गिरेंगे ऐसे जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से। और फीडबैक साइकिल शुरू हो चुके हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। फीडबैक साइकिल क्या होता है? अब बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बर्फ के नीचे की जो चट्टान है वो एक्सपोज हो रही है। वो चट्टान एक्सपोज होकर के सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो चट्टान का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ और पिघलेगी, बर्फ और पिघलेगी तो और चट्टान एक्सपोज होगी, और चट्टान एक्सपोज होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा तो बर्फ और पिघलेगी। ये फीडबैक साइकिल कहलाता है। तो एक बार शुरू हो गया, रोका नहीं जा सकता। अब ये मनुष्यता के संपूर्ण विकास के साथ ही रुकेगा। ये सब संपूर्ण विकास बोल दिया, विनाश बोला? विकास बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया, क्योंकि हमारे लिए विकास माने ही विनाश है। हमारी ये 2/3 आबादी ऐसी है जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं है, और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे ज्यादा इन पे गिरने वाली है। भाई, फसलें एक निश्चित तापमान पर होती हैं, गर्मी पानी के पैटर्न में होती हैं, ये नहीं जानते हो क्या? और जिन दिनों में बीज डलना है और बुआई होनी है, उन दिनों में अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है और पानी न पड़े तो क्या होता है, ये सब नहीं जानते हो क्या? वो पूरा जब वेदर पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा तो कौन सी फसल होने वाली है? 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे पिछले साल भारत में। या तो गर्मी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर जबरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है। इसमें फसलें होंगी?
गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी ईल्ड में 15 से 25% की कमी आनी है। अमीर आदमी अपनी आमदनी का 1 या 2% खाने पे खर्च करेगा और गरीब आदमी अपनी आमदनी का 60-70% लगाता है खाने पर। और ये सारी की सारी कमी जाकर किनके ऊपर टूटेगी? उन्हीं के ऊपर जिनकी परचेजिंग पावर, खरीद पाने की क्षमता सबसे कम है। लेकिन इनको झुंझुना थमा दिया गया है, तमाम तरह के मनोरंजन दे दिए गए हैं। देवप्रयाग जहां गंगा बहती है वहीं पीने के पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। सैकड़ों ग्रामीण हाथों में मशाल लेकर रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे हैं। ये हमारी पौराणिक मान्यता है ना कि गंगा जी किसी दूसरे लोक से उतरी हैं, फिर राजा भगीरथ और फिर शिव जी की जटाएं। वो ठीक है, वो एक सुंदर कथा है जिसका एक ऊंचा प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। लेकिन आप जमीनी तल पर देखो तो हमें पता है कि गंगा और यमुना कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं। तो आपने तापमान बढ़ा दिया तो वो ग्लेशियर बचा है क्या? वो नंगा पहाड़ बन गया, वहाँ बर्फी नहीं है। जब बर्फी नहीं है तो नदी कैसी, और जब नदी नहीं है तो खेती कैसी? गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, थोड़ा सा गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर एक भी बात ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूँ जो काल्पनिक है। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं, बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं है। बहुत लोग इस बात से धोखा खा जाते हैं, इतनी गर्मी अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई, ये क्या हो रहा है? ये इसको ले लो, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। अभी मान लो तुम्हारा ऐसा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो ये इसका एवरेज है, इस पूरे कर्व के टेम्परेचर का ये एवरेज है। ये जो एक्स एक्सिस है यही एवरेज हो गया। हम एवरेज की जब बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। क्यों? समझो, ये जो पूरा कर्व है ना, इसका शेप ये हो जाएगा। ये नया शेप है। इस नए शेप की खासियत ये है कि इसमें जो पीक्स हैं वो पुराने पीक से 8 डिग्री ऊपर हैं, और जो ये बॉटम्स हैं ये पुराने बॉटम से 5 डिग्री नीचे हैं। तो अगर सिर्फ एवरेज की बात करोगे तो एवरेज तो पुराने एवरेज से बस 3 डिग्री ऊपर, पीक 8 डिग्री ज्यादा है और बॉटम 5 डिग्री नीचे हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ा? तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। अब इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो, और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। और यही जो पीक है, जब ये ह्यूमिडिटी के साथ बढ़ता है तो जो फेल्ट टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री ज्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है? और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, ठंड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, दोनों ओर की एक्सट्रीम बढ़ेगी। इरेटिक, विम्सिकल वेदर, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे। देखिए साहब, बात तो सब ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण डेवलपमेंट तो नहीं रोका जा सकता ना, नहीं तो पाकिस्तान और चीन आगे निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं, ये कितने अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रलय की हालत में न पाकिस्तान, न चीन, न भारत, भाई पूरी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचना है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये अशिक्षित लोग हैं। ये ऐसी सी बात है जैसे घर में आग लगी हुई हो और घर में 2-4 भाई हैं, वो लड़ रहे हैं कि ये सब जो है नोट पड़ा हुआ है, ये किसके हाथ लगेगा। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि ये नोट कौन उठाएगा। थोड़ी देर में क्या देखा, ये चारों भाई भी जल गए और वो नोट भी जल गए। कुछ नहीं बचना है, नहीं समझ में आ रही बात। और मूर्खता की हद ये है कि इनको बताओ तो कहते हैं हमें मत बताओ। यही बात जाके चीन को बताओ ना, आबादी के बारे में कुछ बताओ तो कहते हैं हमें क्यों बता रहे हो, आपकी बात मुसलमान सुनेंगे क्या? उसका क्या? हमारी हालत जानते हो बेटा कैसी है? जैसे कोई हाई ग्रेड कैंसर की 3rd स्टेज में हो, और ये बात बताई नहीं जा रही है, न मरीज को न मरीज के घर वालों को। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारा क्या होने वाला है। क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे। जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर से पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारे बम्बई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत खतरे में आ चुकी हैं। वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सीलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डूम। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और उन्हें जाने कहाँ पर मगन है। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले।
पिछली गर्मियों की खबर है। कुछ गांव, कुछ शहर ऐसे थे जिनको हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया गया है। कुछ ऐसे थे जिनमें 3 डे वर्क वीक करना पड़ा। अब उनमें तापमान इतना हो गया कि उनमें अब रहा नहीं जा सकता, उनको छोड़ दिया गया, वो पूरे शमशान हो गए। ये दुनिया के बहुत सारे शहरों का भविष्य है, पूरा ही छोड़ देना पड़ेगा। कहीं हर समय तूफान चल रहे होंगे, कहीं इतना सूखा पड़ रहा होगा कि वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो वहां रहेगा कौन? अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी चीज कितनी भी कम हो जाए, इतना ही तो होगा ना कि उसके दाम बढ़ जाएंगे। पानी बहुत कम हो जाएगा, हम 10,000 रुपए में एक बोतल खरीद के पी लेंगे, हम अमीर हैं। उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, उनकी छत पर हेलीपैड है। और जो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं, वो कहते हैं अरे तुम छोड़ो हेलीकॉप्टर, मेरे पास रॉकेट है, मैं सीधे मार्स में आके रहूंगा। हमने उनको सर पे बैठा रखा है, हम उनको पूजते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। और वो इस कदर हमारे आदर्श हैं कि हम कहते हैं कि हमें एक दिन उनके जैसा बनना है। कोई है जो आपकी जिंदगी के 10-12 साल खींच करके ले गया है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप अभी भी उसको पूजते हो। जो भारत का टॉप 1% है, वो जितना एमिशन करता है, उसका बुरा असर अमेरिका के बॉटम 10% पे पड़ेगा। तो बात भारत या अमेरिका की नहीं है, बात व्यक्ति की है कि टॉप और बॉटम वाला। नहीं, लेकिन ये क्लाइमेट जस्टिस का सवाल मेरी नजर में बिल्कुल सीधे सीधे उस सवाल से टकराता है जिस पे हमने हाल में चर्चा की। पर ये जो क्लाइमेट जस्टिस का सवाल है ना, ये भी व्यक्ति के तल पर ही होगा जस्टिस, क्योंकि लेकिन इसके रास्ते में तो जैसे उसमें जाति रास्ते में आती है, यहाँ राष्ट्र रास्ते में आएगा। राष्ट्र रास्ते में आता है, राष्ट्र आएगा, राष्ट्रवाद आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन राष्ट्र को भी जब अपने, जो अब आपने सीओपी की बात करी, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो आपके नेशनल डिलीवरेबल्स हैं, हमें वो पूरे करने हैं ना। वो पूरा करने के लिए हमें किसी को तो टैक्स करना पड़ेगा, किसी से तो कहना पड़ेगा कि तुम इतना एमिट करते हो तो उसके हिसाब से टैक्स दो, नहीं तो अपने एमिशंस कम करो। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो हम उसी से करवाएं, उसी व्यक्ति से जो वास्तव में एमिशंस कर रहा है। और ये बात ग्लोबली होनी चाहिए, इसमें राष्ट्र कहीं आड़े आने की कोई जरूरत नहीं है।